आज के क्लास में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पूछे गए साइंस के प्रश्न को देखेंगे। 28 नवंबर 2025 शिफ्ट थर्ड में पूछा गए प्रश्न को हम लोग देखेंगे। इस शिफ्ट की बात अगर करें तो फिजिक्स के 10 प्रश्न थे, केमिस्ट्री से 8 प्रश्न आए थे और बायो से 7 प्रश्न आए थे। टोटल 25 प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? साल्वे प्रक्रिया, हैबर प्रक्रिया, NaCl का थर्मल अपघटन या ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रक्रिया के द्वारा ब्राइन से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत परिपथ में पलक कुंजी का उद्देश्य क्या है? विद्युत परिपथ में पलक जो है यानी स्विच जो है वो क्या करता है? यह परिपथ को जोड़ने और वियोजित माने हटाने में मदद करता है। यही आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे न्यूटन जो है वो भार से संबंधित है, न्यूटन जो है भार से संबंधित है, तो उसी तरह से दाब किससे संबंधित है? तो दाब का यूनिट क्या होता है? तो पास्कल होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना करने का सही तरीका है? तो विभवांतर V बराबर जो फॉर्मूला होता है वो W/Q होता है। तो ये फॉर्मूला कहाँ पे है? पहला ही ऑप्शन में देखिएगा, तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटा आवेश। विभवांतर को V से, किया गया कार्य को W से, और डिवाइड है तो डिवाइड देंगे और Q है तो Q देंगे, आवेश को Q से। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक कब होता है? किसी भी बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो धनात्मक कब होता है? तो जब बल जिस डायरेक्शन में लगे अगर उसी डायरेक्शन में विस्थापन होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो जब बल एक घटक विस्थापन की दिशा में हो तभी ये पॉसिबल है, धनात्मक होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, मधुमक्खी के सामान्य नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से मिलान करें, यानी मधुमक्खी के सामान्य नाम को वैज्ञानिक नाम से मिलान करना है। तो भारतीय मधुमक्खी को कहाँ मिलाएंगे? तो ये मिलेगा एपिस सेरना इंडिका, इंडिका से आप पकड़ सकते हैं इसको। रॉक मधुमक्खी जो हो जाएगा, ये रॉक मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम है एपिस डोरसोटा। छोटी मधुमक्खी का नाम है एपिस फ्लोरिया और इटालवी मधुमक्खी का नाम है एपिस मेलिफेरा। तो क्या हो जाएगा? एक का ए हो जाएगा, एक का ए, एक का बी, दो का सी और तीन का डी और चार का ए। किस ऑप्शन में है एक का बी? ये ऑप्शन नंबर 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कोशिका को आत्महत्या की थैली आत्महत्या की थैली किस कोशिकांग को कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातुओं में परिवर्तन किया जा सकता है? सिर्फ गर्म करके ही किसको परिवर्तन किया जा सकता है? तो मर्क्यूरी ऑक्साइड को सिर्फ आप अगर गर्म भी कर दीजिएगा तो ये मरकरी जो है अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मरकरी ऑक्साइड। कोशिका का आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोशिका का आकार जीव के आकार से नहीं बल्कि उसके कार्य से संबंधित होता है। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है कि कोशिका का जो आकार है वो जीव के आकार से नहीं बल्कि उसके कार्य जिस तरह से करता है उसी प्रकार से उसकी कोशिका डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की सबसे छोटी दूरी को कहते हैं? किसी भी प्रारंभिक और अंतिम दूरी की सबसे जो छोटी दूरी होती है उसको कहते हैं विस्थापन।
उसको विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, जब जब ठोस लेड नाइट्राइड को गर्म किया जाता है तो एक पीला अवशेष PbO पीछे छूट जाता है और दो गैसेस और निकलती है। दो गैसेस और निकलती है, एक लाल भूरे रंग की होती है और दूसरा दहन का समर्थन करती है। तो वो कौन कौन सा गैसेस है? तो देखिएगा इसका, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड एक बनेगा और दो गैसेस और निकलेगी। दो गैसेस और निकलेगी, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक ऑक्सीजन। तो किस ऑप्शन में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन? ऑप्शन नंबर सी में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर वस्तु, एक व्यक्ति है जो विशाल वस्तु स्थित जैसे कि खड़ी ट्रक को एप से ढकेलता है, वस्तु एप से वापस धकेलती है, वस्तु स्थिर क्यों नहीं है यदि प्रतिक्रिया बल समान है और विपरीत है, जैसा कि तीसरे नियम में सुलझाया गया है। तो वस्तु पर शुद्ध बल शून्य है क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया एक दूसरे को रद्द करते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पे कार्य पर करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर घर्षण गए धक्के एफ को संतुलित करता है। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी धातु पानी के साथ सबसे अधिक तेजी से अभिक्रिया करता है? तो सोडियम जो धातु है वो पानी से अधिक रिएक्शन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक कंटेनर में भरा हुआ तरल एक ही ऊंचाई पर दबाव डालता है, एक ही ऊंचाई पर। तो अगर हम एक कंटेनर में अगर इसमें तरल भर देंगे तो ये हर तरफ समान दिशाओं में, हर तरफ सभी दिशाओं में समान रूप से ये धक्का मारता है या दबाव डालता है। तो कंटेनर जो हो जाएगा, कंटेनर के सभी दिशाओं में समान रूप से दबाव डालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? आणविक द्रव्यमान जैसे H2 है तो इसकी द्रव्यमान की गणना कैसे करते हैं? तो इसके गणना करने के लिए अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमान को जोड़ करके किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? अंडाशय से अंडे की रिहाई को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन को बदलना। तो ये बिल्कुल है, गर्भ निरोधन का विधि है ये। गर्भाशय में कॉपर टी लगा देंगे, ये भी गर्भ निरोधक का विधि है। कॉन्डम का उपयोग करके शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकना, ये भी विधि है। लेकिन भ्रूण को गिराना ये विधि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सत्य नहीं है, ये ढूंढना हमें सत्य नहीं है। तो कहता है, कथन एक में कहता है कि यह एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। तो मुख्य अक्ष पे अगर बात करें तो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष अगर देखिएगा तो ये एक प्रकार का काल्पनिक रेखा है जो ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। तो ये तो राइट आंसर है। दूसरा, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव से अभिलंबित होता है। तो ये मुख्य अक्ष जो है दर्पण के ध्रुव से अभिलंबित है, ये भी कथन सही है। तीसरा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है। मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण है वो परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से नहीं, फोकस से होकर के गुजरता है। तो ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। गोलाकार दर्पण का फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होता है, ये भी कथन गलत हो गया, क्योंकि गोलाकार दर्पण का जो फोकस है वो मुख्य अक्ष पे ही मिलता है। तो कौन कौन सा कथन गलत है? 3 और 4। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने एक लंबे मटर का पौधा, एक छोटे मटर के पौधा, मटर है,
के पौधे के साथ क्रॉस किया तो F1 पीढ़ी में क्या देखें? तो जब लंबा पौधा को छोटे पौधा से क्रॉस करवाया गया तो यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है वो सभी के सभी जो है वो लंबे पौधे देखने को मिले। तो क्या हुआ? सभी के सभी लंबे पौधे थे, सब कुछ लंबा था, है ना, सब कुछ लंबा था, यानी सभी पौधे जो थे, यहाँ पे हो जाएगा सभी पौधे लंबे थे, सभी पौधे लंबे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयताकार कांच के स्लैब दो समांतर विपरीत फलकों से गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? तो ये एक कांच है, कांच का स्लैब है, इससे जब आपतित किरण गुजरता है तो यहाँ पे ये पैरेलल होता है, पैरेलल होता है। तो निर्गत किरण जो है आपतित किरण के दिशा के समांतर होती है, लेकिन पार्श्व रूप से खिसक जाती है, थोड़ा सा पार्श्व रूप से जो है वो खिसक जाते हैं, ये पार्श्व स्थानांतरण होता है। तो निर्गत किरण आपतित किरण के दिशा में समांतर होती है, लेकिन थोड़ी सी पार्श्व रूप से शिखर जाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, कोलाइडी कणों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो कोलाइडी कणों को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मेरिस्टेमिक परत और जड़ों के सिरों पर लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो लंबाई में अगर लंबाई की वृद्धि है, पेड़ों की किसी भी लंबाई की वृद्धि की अगर बात करेगा तो वो शीर्षस्थ मेरिस्टेम ही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह पर पराबैंगनी किरणों से बचाता है? तो ओजोन जो है वो बचाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तरीका आमतौर पर लोहे के क्षरण को रोकने के लिए, तो लोहा को क्षरण के लिए क्या कर सकते हैं? धातु को बार बार गर्म करेंगे? नहीं। धातु को पेंट या तेल से लेपित कर सकते हैं? ये कथन बिल्कुल सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक रोगी के दिल के धड़कन की आवाज परिश्रावक के चेस्ट पीस से डॉक्टर के कान तक पहुंचता है कैसे? तो ध्वनि के बहु परिवर्तन करने से ये आवाज जो है पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, फूलों वाले पौधे में वानस्पतिक प्रसार का निम्नलिखित में कौन सा लाभ है? तो फूलों वाले पौधे में वानस्पतिक प्रसार का मतलब होता है ग्राफ्टिंग ये सभी चीज जो होता है। ग्राफ्टिंग से क्या लाभ होता है? तो ग्राफ्टिंग से ये लाभ होता है कि ये जल्द ही फूल दे देता है और जल्द ही फल दे देता है। तो क्या होगा, ये बीजों से उत्पादित पौधे के तुलना में बाद में फूल देता है, बाद में फूल नहीं देता है, पहले फूल देता है। वे अपने मूल पौधे से पूरी तरह से अलग होता है? नहीं, पूरी तरह से अलग नहीं होता। बीजों से उत्पादित पौधे पूरी तरह से नई विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। इस तरह से उत्पादित पौधे बीजों से लगाए गए पौधे की तुलना में पहले फूल और फल दे सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।